संपदा से भरा ढाई जो जिसका जिक्र हमारे न्याय पत्र में बिल्कुल है ही नहीं है। और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, अलग अलग राज्यों में जो उनका प्रचार हो रहा है, महाराष्ट्र में, वो हमारे न्याय पत्र को खूब पब्लिसिटी दे रहे हैं। हालांकि ये गलत पब्लिसिटी है, झूठ पर आधारित प्रचार है। फिर भी पहली बार प्रधानमंत्री विपक्ष पार्टी के न्याय पत्र को, घोषणा पत्र को इतनी और इस तरीके से पब्लिसिटी दे रहे हैं। ये न्याय पत्र भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जो हमारे नेता जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, राहुल गांधी जी, और अलग अलग नेता जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल थे, इन्होंने यात्रा में भाग ली, दोनों यात्राओं में भाग ली। और इस यात्रा के दौरान जो समाज के अलग अलग वर्गों से उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, जनता की चिंता वो सुने, जनता की परेशानी को उन्होंने देखा और उसी के आधार पर ये न्याय पत्र बना। क्योंकि बिल्कुल साफ हो गया था कि पिछले 10 साल में जो प्रधानमंत्री की नीयत है और प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, उससे बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई पर कोई काबू नहीं ला पाए हैं और आर्थिक विषमताएं हमारे समाज में पिछले 100 सालों में इतना उस स्तर पर पहुंचा है जो पिछले 100 सालों में देखा नहीं गया। और यही तो हमारे मुद्दे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमने बार बार कहा, राहुल जी ने बार बार कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने बार बार कहा कि नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 न्याय हमारे चुनाव के रणनीति तय करेंगे। और इन 5 न्याय को लेकर हमने 25 गारंटियां भी दी हैं और 3 तारीख से 8 करोड़ परिवार को सारे देश में ये गारंटी कार्ड हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता बांटने में लगे हुए हैं। तो ये हमारा एक सकारात्मक एजेंडा था और है और रहेगा, क्योंकि हम जनता के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, हमारे संविधान पर आक्रमण, हमारे संघीय ढांचा पर आक्रमण, हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आक्रमण, यही तो मुद्दे हैं। पर प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से 400 पार के नारा छोड़ दिया और अपनी 56 इंच की छाती को मोदी की गारंटी बोलने भी छोड़ दिया। और इतने भौंकलाए गए हैं, इतने परेशानी में हैं, इतने पीड़ित हैं कि वो अभी नए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्रुवीकरण हमेशा उनका हथियार रहा है, पर इस बार जिस भयंकर तरीके से खुले आम ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से वो झूठ फैला रहे हैं, मैं समझता हूं जरूरी है इसका खंडन करना। और ये मैं सिर्फ 3 या 4 मुद्दों को लेना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री के प्रचार में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, और यही अभी उनका प्रचार के सिद्धांत बन गए हैं। 400 पार भूल गए, अपना जो आर्थिक उपलब्धियां वो दावा करते हैं उसके बारे में बोलते नहीं, पर सिर्फ कांग्रेस को और कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने में लगे हुए हैं।
पहली बात तो यह है कि आर्थिक विषमता को लेकर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था और 2014 और 2019 के बीच में अरुण जेटली जी, जयंत सिन्हा और बीजेपी के कई समर्थक, शुभचिंतक, बुद्धिजीवी ने विरासत कर का वकालत उन्होंने की। तो असली बात यह है, हमने कभी विरासत कर के बारे में जिक्र नहीं किया है, वो हमारे एजेंडा में नहीं है। पर कल सारा विवाद, सारा चर्चा इसी पर हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, ये इल्जाम लगाया और प्रधानमंत्री के समर्थक जो चैनल में हैं उसी को डिबेट का विषय बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है, इसका हमने जिक्र ही नहीं किया है। और हकीकत यह है कि 1985 में यह विरासत कर हटाया गया था। तो पहली बात तो मैं साफ भाषा में कह देना चाहता हूं, विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है। और जो कोई कहता है कि हम विरासत कर लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी माने इनकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी माने इनकम टैक्स, आईटी माने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं। ये तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर हो नहीं पाया। और आज प्रधानमंत्री वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस न्याय पत्र में धन पुनर्वितरण की बात होती है। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारे 50 पन्ने हैं, 50 पेज है ये मैनिफेस्टो, ये न्याय पत्र। इसमें एक शब्द हमने इस्तेमाल नहीं किया है जो कहता है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, धन पुनर्वितरण। ये कहीं नहीं है। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम धन पुनर्वितरण में लगे जाएंगे। ये झूठ नंबर 2 है। पर हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री ये नहीं बताते हैं कि पिछले 10 साल में उनकी नीयत और इनकी नीतियों के कारण आज हमारे देश में 21 सुपर अरबपति हैं। 21, मात्र 21 सुपर बिलियनर अरबपति हैं जिनके पास उतना धन है जितना कि 70 करोड़ भारतवासियों के पास। ये सीधा सीधा नतीजा है, परिणाम है मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों। 21 सुपर अरबपति। और कुछ लोगों ने दुबई की नागरिकता ली है, कुछ लोगों ने सिंगापुर की नागरिकता ली है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर 21 अरबपति हैं जिनके पास उतना धन है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? यह बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, हम लोग चाहते हैं आर्थिक विकास सबको फायदा पहुंचाए। ये बात सही है कि हमने बार बार कहा है भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में और इस न्याय पत्र में कि आर्थिक विकास समावेशी होना है, बहुत जरूरी है। सबको लाभ पहुंचाना है, समावेशी होना है। पर पिछले 10 साल की हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। और हम ये कह रहे हैं कि समय आ गया है एक ऐसे आर्थिक नीति की जो रोजगार पैदा करता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो समावेशी होगा। ऐसा आर्थिक विकास
जो न्याय संगत होगा, न्याय के विपरीत नहीं होगा, न्याय के खिलाफ नहीं होगा, पर सामाजिक न्याय संगत होगा और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा। हम आर्थिक से जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं और तेजी से जीडीपी का दर हम कराना चाहते हैं, और जीडीपी का दर बढ़ नहीं रहा है जिस मात्रा में बढ़ना चाहिए, क्योंकि निजी निवेश घटा है। निजी निवेश नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी का दर बढ़ेगा नहीं। मनमोहन सिंह जी के समय में निजी निवेश करीब 34% था जीडीपी का, आज वो घटकर 28% हुआ, क्योंकि एक वातावरण है भय का, धमकी का। लोग भारत में निवेश नहीं कर रहे हैं। जो निवेश कर सकते हैं वो दुबई की नागरिकता ले रहे हैं, सिंगापुर की नागरिकता ले रहे हैं, लंदन की नागरिकता लेते हैं, अमेरिका की नागरिकता ले रहे हैं। लोग भाग रहे हैं डर के मारे, धमकी के कारण। तो हम आर्थिक तेजी से और आर्थिक विकास बढ़ाने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार देने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तेजी से विकास हम करेंगे, पर वो निजी निवेश से होगा। जब तक हम निजी निवेश नहीं बढ़ाएंगे तब ये जीडीपी का दर बढ़ नहीं सकता। तो आर्थिक विषमताओं को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिछले 10 साल में हमारी आबादी का 1%, 40% धन उन्हीं को उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा यह मानना है कि विकास का फायदा एक छोटे वर्ग को नहीं मिलना चाहिए और उसकी कीमत करोड़ों लोग उसको चुकाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समावेशी होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री को दूसरी चुनौती दे रहा हूं कि इस न्याय पत्र में वो बताएं किस पन्ने पर हमने धन पुनर्वितरण का जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम मंगलसूत्र लेंगे निम्न मध्य वर्गों परिवारों से, मध्य वर्ग के परिवारों से, गरीब के परिवारों से, और किसी और को मंगलसूत्र पहनवाएंगे। जो व्यक्ति मंगलसूत्र का सम्मान नहीं किया है अपने जीवन में, आज वो मंगलसूत्र के बारे में बोल रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा। और हकीकत क्या है मैं आपको बताऊं। पिछले 10 साल में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं हैं। ये आपको मैं भिजवा दूंगा। और ये आरबीआई के आंकड़े क्या कहते हैं कि 2024 में, यानी कि इस साल 31 मार्च तक 1 लाख करोड़ ऋण हमारे परिवारों का है जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है सोना गिरवी रखकर, और जिसको कहा जाता है गोल्ड लोन। एक जमाने में ओल्ड लोन हुआ करता था, मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है। और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1 लाख करोड़ है। और ये सिर्फ बैंकों से लिया गया है, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से नहीं, साहूकारों से नहीं, ये बैंकों से। अगर आप सब जोड़ेंगे, साहूकारों से जो ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, असंगठित क्षेत्र के संस्थाओं से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, और बैंकों से ऋण लिया गया है सोना गिरवी रखकर, अगर आप तीनों को मिलाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश के हर 4 परिवारों में से एक परिवार ने सोना गिरवी रखकर ऋण लिया है पिछले 10 सालों में।
और ये प्रधानमंत्री मंगलसूत्र की बात करते हैं, सोना की बात करते हैं। ये हकीकत है, आरबीआई का डेटा है, आरबीआई की सूची है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। किस मुंह से ऐसे खुले तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? तीसरी बात जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, जनगणना को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, मैं आपको इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 1951 से लेकर हर 10 साल हमारे देश में जनगणना कराया जाता है। ऐसा तो 1881 से कराया जाता था, पर स्वतंत्र भारत में 1951 के बाद हर 10 साल जनगणना कराया जाता है गृह मंत्रालय के द्वारा। इस जनगणना से कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक जानकारी हम हासिल करते हैं जो विकास के लिए फायदेमंद होगा, सरकारी कार्यक्रमों के लिए फायदेमंद होगा। और एक जो जानकारी आती है इस जनगणना से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है, यह जानना जरूरी है। क्योंकि हमारे संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है वो आबादी के अनुसार दिया जाता है। मोदी सरकार ने 2021 में जो जनगणना ड्यू था वो अभी तक नहीं कराया है। 3 साल का विलंब हुआ है, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का। और आज तक उन्होंने जनगणना नहीं करवाया है जो 2021 में उनको करवाना था। क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं।